उपचुनाव किसका लगेगा दांव? उपचुनाव किसे देगा घाव? सियासत भरपूर, किसके साथ जन, किससे दूर? सब आपसे मार्मिक अपील करना आए हैं, एक मौका उनको दे दीजिए। 2.5 साल में आप देख लेना, आपको लगे कि कोई कमी नहीं है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पिछले 2.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हम देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर बेरोजगार आंदोलनरत हैं, राजस्थान के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। छोटा इलेक्शन, बड़ा रिफ्लेक्शन। दो का दंगल, किसका मंगल? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। मेवाड़ अंचल की दोनों सीटों पर उपचुनाव विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से भले ही उतना अहमियत ना रखते हों, लेकिन इनकी कई तरह की सिग्निफिकेंस होगी, जिसमें दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की अंदरूनी कश्मकश और सरकार के आधा कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद उसकी जनता में लोकप्रियता की परख सबसे महत्वपूर्ण है। मेवाड़ परंपरागत रूप से भाजपा को सुहाता रहा है और मेवाड़ से ही राजस्थान की सत्ता का रास्ता निकलने की मान्यता राजनीतिक हलकों में प्रचलित है। दिवंगत विधायकों में एक भाजपा के थे, एक कांग्रेस के, तो जीत महत्वपूर्ण तभी होगी जब दोनों सीटें किसी एक दल के खाते में जाएं। भाजपा ने परिवारवाद से परहेज किया है, इस प्रयोग की भी परीक्षा है, तो बगावत तो सिरदर्द है ही। तो आज उपचुनाव के इन तमाम पहलुओं पर प्राइम डिबेट में बात होगी, इन सवालों के जरिए कि उपचुनाव किसके लिए कितना बड़ा दांव। सरकार के कामकाज पर मुहर या मतदाता विपक्ष के मुद्दों के साथ, और परिवारवाद का चलेगा जादू या बागी बिगाड़ेंगे जीत की जोड़ बाकी। संगीता गर्ग हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता आज प्राइम डिबेट में। मुकेश पारिक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। महेश शर्मा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ बिल्कुल। आपका लंबा तजुर्बा है पत्रकारिता का, इन उपचुनाव की क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं आप प्रदेश में? देखिए, इस चुनाव की जो इसका जो महत्व है जी, वो इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि 2023 में जो मुख्य चुनाव होने वाले हैं राजस्थान विधानसभा के, उसका एक तरह से रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देगा। जी, दूसरा नंबर यह है कि सरकार के कामकाज का भी कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कितना लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कितने उसे ये मानते हैं कि उनको कितना लाभ मिला, उसके कामकाज का आम मतदाता उसका जायजा लेगा। हाँ जी। तीसरा ये है कि इसके अलावा पार्टी और सरकार और संगठन के तालमेल का कितना असर होगा। इसी तरह से भाजपा को सामने भी वहां के इसके नेतृत्व के की परीक्षा भी है सामने, और साथ ही ये जो चुनाव है ये मुख्य रूप से आने वाले चुनाव का रिफ्लेक्शन है, और इसे मतलब ये देखा जाएगा कि क्या सरकार के कामकाज महत्वपूर्ण रहे या उनकी उपलब्धियां जितनी रही उसका आम आदमी से वो लाभ मिला, और या विपक्ष के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो उसके लिए वो कितना मतलब उनके प्रति वो सहमत हुआ या उनके प्रति उनके पक्ष में उसका झुकाव नजर आया। बिल्कुल ठीक है। मुकेश पारिक साहब, कांग्रेस के वक्ताओं को आज अगर आपने दिन में सुना होगा तो उनके पास बताने के लिए ये था कि देखिए, हमने 3 साल में प्रदेश में तो ये किया, और यहाँ से भले ही हार गए थे हमारे प्रत्याशी, लेकिन यहाँ पर हमने ये किया था, ये किया था, ये किया था, आगे ये करेंगे। जहाँ जीते थे वहाँ तो बताने के लिए था कि ये सब किया हमने, आगे करेंगे। आपके पास क्या है, आप क्या लेकर जाएंगे, कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जो दोनों टिकट है वो हमने हमारे जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, एक हमारे एसटी मोर्चे के वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनको दिया है दरियाबाद से, और जो बल्लभ नगर से दिया है वो हमारे एक कार्यकर्ता है। साथ ही साथ उनका समाज सेवा से भी बहुत सीधा जुड़ाव रहा है, चाहे कोरोना काल रहा हो, जनता में बीच में उनकी बहुत अच्छी एक उपस्थिति रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ की उनके कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए दोनों टिकट दिए हैं। साथ ही साथ जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का जो 2.5 साल का शासन रहा
वो छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से इनका आंतरिक कलह के कारण राजस्थान की प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा। अभी हाल ही में हम देखें, जो राजस्थान किसी जमाने में एक शांत प्रदेश के और नाम से जाना जाता था, आज वो देश का सब में अशांत और सब में ज़्यादा जिसमें रेप केस की घटनाएं हुई हो ऐसा प्रदेश बन चुका है। आज ना हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं, न माताएं बहनें सुरक्षित हैं। साथ ही साथ जो युवाओं से और किसानों से जो इन्होंने वादे किए थे वो ये 2.5 साल में भी पूरे नहीं कर पाए। और यही नहीं, इतना ही नहीं, किसानों की बार बार बात करने वाले किसानों को जो केंद्र सरकार के द्वारा जो उनकी योजनाएं हैं, जो स्कीम है, जो किसान सम्मान निधि है, वो भी इनकी कमियों के कारण, खामियों के कारण किसानों को समय पर नहीं मिल पाई। ये अभी बार बार एक यूपी की घटना का भी मैं आपके पहले इसमें उल्लेख कर दूं। आज हनुमानगढ़ में किसानों के साथ इन्होंने क्या किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आरएएस और रीट की परीक्षा में किस प्रकार से खुलेआम धांधलियां हुई है, किस प्रकार से इनके प्रदेश अध्यक्ष ने आरएएस में अपने रिश्तेदारों को पास करवाया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ के युवा जो बेरोजगार हैं वो परीक्षाओं के हाल देख के आत्महत्या तक यहाँ के युवाओं ने की है, बेरोजगार युवाओं ने। तो इन सब का परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस का 2.5 साल का जो एक शासन रहा है, इनका अंतरकलह का, और प्रदेश में जिस प्रकार से रंगदारी और जिस प्रकार से अपहरण, लूट, बलात्कार, ये इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ाने वाला कार्यकाल रहा है, और इसका निश्चित रूप से कांग्रेस को परिणाम भुगतना पड़ेगा। पारिक साहब, आप बहुत गहरी समझ रखते हैं राजनीति की। देखिए, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारे मुद्दे जो आप उठा रहे हैं ना, 2023 में जब जनता के बीच में जाएंगे तब आप इन मुद्दों का कोई महत्व हो सकता है, ये मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात वो है जो आपने शुरू में कही कि हमने जो टिकटों का चयन किया है, प्रत्याशियों का चयन किया है, बहुत सोच समझ कर किया है, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों का किया है। पार्टी की फूट का हवाला आप कांग्रेस का दे रहे हैं। आपकी पार्टी की फूट क्या इन टिकटों के वितरण के दौरान उभर कर सामने नहीं आई, और क्या उसका असर इन चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, कोई फूट उभर के नहीं आई। देखिए, एक सीट के लिए कई दावेदार होते हैं और नेताओं की चॉइस भी अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई मैं भेद नहीं रखता हूँ। लेकिन जो पैनल बनता है वो वहाँ की लोकल नेताओं की पसंद, कार्यकर्ताओं की पसंद, जनता की डिमांड, इन सबको मिला के एक पैनल बनता है। उस पैनल को हमारा जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है वो उसको फाइनल करता है। ये एक सीधी सी प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है कि सबकी चॉइस, पसंद अलग अलग हो। लेकिन जब टिकट का वितरण हो जाता है और फाइनल हो जाता है, उसके बाद चाहे सारे नेता हो और चाहे कार्यकर्ता हो, सबकी एक राय होती है और पार्टी एक मुखी होकर उस चुनाव को लड़ती है। संगीता जी, भारतीय जनता पार्टी ये कहकर हमलावर है कि आपकी पार्टी में तो जीत देखी जाती है केवल, भले ही आप ये नियम बना दें कि 2 बार का हारा हुआ आदमी तीसरी बार टिकट हासिल नहीं करेगा तो आप टिकट दे देते हैं। अगर आपको लगता है कि यही जीत सकता है, दूसरा नहीं जीत सकता, आप भूल जाते हैं उस सिद्धांत को। आपकी पार्टी के ऊपर वंशवाद के, परिवारवाद के भाजपा लगातार आरोप लगाती है, छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक, और इन चुनाव में भी आपको ये तोहमत, ये आरोप झेलने पड़ेंगे। संगीता जी, देखिए जेपी जी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात जीत होती है, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारा कौन सा प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज कर सकता है, तो वहां जिले से लेके सेंट्रल तक, केंद्र तक उसका एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके से कौन व्यक्ति यहाँ से जीत सकता है। और वल्लभ नगर में तो आपको खुद को पता है कि 9 बार कांग्रेस पार्टी ने वहाँ जीत दर्ज करी है, जिसमें से मैक्सिमम शक्तावत परिवार ने वहाँ से जीत दर्ज करी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर उस परिवार का काम, जनता का सहयोग और समर्थन रहा है। तो प्रीति शक्तावत जी को वहाँ पर हमने टिकट दिया तो उसका तात्पर्य और उसका तोड़ जो ये था कि जनता का समर्थन और सहयोग हमेशा से उस परिवार को मिला है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि गजेंद्र शक्तावत जी उनके पति थे और ऐसी स्थिति में उनका सपना था कि भाई मेरे यहाँ पर कॉलेज बने, तो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ कॉलेज की सौगात दी और इस विकास को निरंतर गति देने के लिए वहाँ सड़कें, जो भी वहाँ पे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे, उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। और प्रीति शक्तावत जी के साथ वहाँ का जन समर्थन है, वहाँ के नेता, कार्यकर्ता, सबका समर्थन जब प्राप्त है तो
पूरा जो कमेटी ने जो डिसाइड किया वो इसी आधार पर डिसाइड किया। दूसरी बात मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो वो मुद्दे जो अच्छे दिनों के नाम पर जनता को वो सपने दिखाए गए कि भाई मुंगेरी लाल के जैसे सपने जो कभी धरातल पर उतरे ही नहीं। अच्छे दिनों का वादा किया, बोले बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। भैया मैं तो पूछना चाहती हूँ कि पूरे देश की जनता आज त्राइमाम कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आपने 110 कर दिए। आप एक्सरसाइज ड्यूटी 2014 के बाद 300% क्या 300% ज्यादा आपने बढ़ा दी। तो आपने किस तरीके से जनता के साथ झूठ, धोखा और छलावा किया है आपने। भाई मैं तो अपनी बात करूं, मेरे को भी लगा पता नहीं कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं। बच्चा ये कह रहा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे भैया आप हर हर महादेव की जगह तो हर हर मोदी करने लग गए। तो आप जो राष्ट्रवाद की जो पार्टी बात करती है, जो प्रभु श्री राम की बात करती है, तो राष्ट्रवाद का तो आपने इनका वो खेला भी देखा कि तिरंगे के ऊपर ही अपनी पार्टी का झंडा डाल देते हैं। प्रभु श्री राम को ये खड्डे में डालने की बात करते हैं। भैया किस तरह की पार्टी है ये पूरे देश की जनता भी समझ चुकी है और प्रदेश की जनता भी समझ चुकी कि आपके जो वादे होते हैं जनता से किए हुए वो धरातल पर उतरते ही नहीं। आप भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हो, आप देश में सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हो, आप सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हो। तो बहुत से मुद्दे, मैं तो अभी देखिए किसान, ये बहुत से मुद्दे जो है ना, जैसे मैंने मुकेश जी को कहा कि 2023 में इनको लेकर जाइएगा, आप उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो और एक साल बाद काम आएंगे 2024 में आपके। फिलहाल अभी की बात करिए, और अभी की बात यह है कि अगर आप समझौता करते हैं एक सीट पर 2 बार हारे हुए आदमी को तीसरी बार टिकट देने पर, तो क्या 2023 में आप अपने लिए एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी नहीं कर रहे हैं? चूंकि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि 2 बार हार गए थे, इस बार पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम तो उस नियम से एक ब्लैंकेट बैन है हमारे ऊपर, तो उनके रास्ते खुल गए हैं। देखिए जेपी जी, मैंने आपको कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए सर्वप्रथम और पहली महत्वपूर्ण चीज कि हमारा प्रत्याशी वहां से जीत दर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये होती है। और फिर उसमें उनको जनता का समर्थन और सहयोग कितना है, वहां के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नहीं चाहते, वहां की डिस्ट्रिक्ट कमेटी चाहती है कि नहीं चाहती। उसके बाद धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया है वो केंद्र तक पहुंचती है, और जब केंद्र के सामने जो एक पैनल आता है उस पर डिस्कशन होता है कि कौन सा व्यक्ति जीत दर्ज कर सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हर राजनीतिक दल ये सोचता है कि हमारा व्यक्ति जीत दर्ज कराना चाहिए। आपने साहब को इसे कहा तो सही, नहीं तो लोग बात लपेट कर, बात को घुमा फिरा कर 10 तरह की बातें उसमें जोड़कर फिर कहते हैं। लेकिन मुकेश पारिक साहब, जैसे संगीता गर्ग ने स्वीकार किया कि जीत मायने रखती है, बाकी चीजें कम मायने रखती हैं या नहीं रखती हैं, वैसे ही मुकेश पारिक साहब आपको क्या ये खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आपके वहां चूंकि आप टिकट उस व्यक्ति को देने की स्थिति में नहीं थे जिसको टिकट स्वाभाविक रूप से जीत के लिए मिलना चाहिए था, इसलिए आपको ये कहना पड़ रहा है कि देखिए हमारे यहाँ क्लियर कट बात है कि परिवारवाद को तो हम बढ़ावा नहीं देंगे, परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे। मुकेश पारिक साहब, निश्चित रूप से ये तो तय है कि जब राजनीतिक दल का जो उम्मीदवार उतरता है तो यह कोई भी राजनीतिक दल ये सोच के नहीं उतारता कि वो जीतेगा या हारेगा। निश्चित रूप से वो जीतेगा यही सोच के चयन किया जाता है, और हमने भी उम्मीदवारों का जो चयन किया है वो यही सोच के किया है कि हमारे उम्मीदवार निश्चित रूप से वहाँ विजयश्री प्राप्त करेंगे। लेकिन एक हर पार्टी का एक अपना तरीका होता होगा टिकट वितरण का, लेकिन हमारा जो टिकट वितरण का तरीका है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे बूथ स्तर पर और पन्ना स्तर तक के कार्यकर्ता हैं हमारे, और सभी कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाता है, नेताओं का फीडबैक लिया जाता है, वहाँ की पब्लिक का जो पब्लिक में किसकी क्या लोकप्रियता है वो देखी जाती है, और उसके बाद इसका जो पैनल है वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाता है और उसका टिकट फाइनल होता है। तो एक प्रक्रिया, हमारे यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिल सकता है, बशर्ते वो वहाँ की जो भी पैनल जो जा रहा है उसके अनुरूप वो अगर उसमें खरा उतरता है। हमारे यहाँ ये तय नहीं होता कि उसके ऊपर किसी नेता का बर्दाश्त हो या किसी कोई बहुत बड़ा आदमी हो या कोई बहुत अलग टाइप का एक आदमी हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होना आवश्यक है, और वो जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यकर्ता उम्मीदवार हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय या संदेह नहीं है। महेश शर्मा जी, ये सहूलियतों के दावे नहीं है क्या कि हम 2 बार के हारे हुए को तीसरी बार टिकट नहीं देंगे लेकिन फिर दे दिए जाते हैं? ये कहा जा रहा है कि वंशवाद और परिवारवाद को तो बिल्कुल खत्म करना है, किसी परिवार के आदमी को टिकट ही नहीं देना है। तो भाई एक जगह ये बात सही हो सकती है कि आपको किसी का पुत्र होने के लिए, किसी के परिजन होने के लिए टिकट से रोक दें, यहाँ तक समझ में आता है क्या? लेकिन बहुत सारे ऐसे
गंभीर नवयुवक नहीं हैं जो राजनीति अपने दम पर करना चाहते हैं, अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, अपने आप को लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं नेता के तौर पर, तो क्या उनका रास्ता इसलिए बंद हो जाए कि आप फला वंश से हैं या फला परिवार से हैं? देखिए, जहां तक है कि भाजपा हमेशा परिवारवाद को लेकर के बात करती रही है, लेकिन राज संबंध में इन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा। लेकिन खैर, जो भी है, इनकी पार्टी के अंदर की नीति है, इसको क्या देते हैं। लेकिन ये है कि जहां पिछले चुनाव के अंदर वल्लभ नगर में जो उदयलाल डांगी जिन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट से, आज उसको मतलब क्या कहते हैं ना, आपने साइड लाइन कर दिया। तो वो एक बागी के रूप में आप आरएलपी का टिकट लेकर के वो चुनाव मैदान में आ गए हैं। तो ये कहीं न कहीं मतलब भाजपा के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। अभी मैं नहीं कह सकता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या वोटों के बंटवारे के लिए या मतलब उसकी जीत को आसान बनाने के लिए, अपनी जीत को आसान बनाने के लिए वोटों की कटाई का लिए भी काम हो सकता है, रणनीति बन सकती है। लेकिन और साथ में ये भी हो सकता है महेश शर्मा जी, जातिगत समीकरण जो कह रहे हैं, 4 में से 3 मजबूत प्रत्याशी एक ही जाति के हैं। हाँ, ये वाली जो चीज है, ये सारा जो है वो जो बैलेंस किया जा रहा है इस चीज को। और इसी तरह से अब आप दरियावत में लें, एक बीजेपी ने मतलब परिवार का बदल करके, परिवार का जो सदस्य जो जिसको चाहिए था गौतम मीणा के स्थान पर मतलब क्या कहता ना, अब वहाँ कन्हैयालाल मीणा भी हैं जो सशक्त दावेदार थे टिकट के, लेकिन उनको नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को बगावत का भी सामना करना पड़ सकता है। और मैं ये बात बता रहा हूं कि फिर भी ये दोनों दावे कर रहे हैं कि दोनों हम सीटें दोनों जीतेंगे, जबकि पिछले चुनाव में ये एक दरियावत सीट बीजेपी के पास थी और ये कांग्रेस के पास, वल्लभ नगर की कांग्रेस के पास थी। अब अगर दोनों सीट जीतती है तो इसका रिफ्लेक्शन एक तो ये सबसे बड़ा ये होता है कि कांग्रेस अगर जीत गई तो एक उसके लिए माहौल उसके पक्ष में बनाने में एक बनेगी, और अगर बीजेपी जीतती है तो इसे बीजेपी के पक्ष में ये माहौल में तब्दीली दिखाई देगी। बिल्कुल। मुकेश पारीक साहब, ये सब बगावत को या बगावत के मैसेज को, और बगावत की जगह कह लीजिए कि गुटबाजी के, कश्मकश के, खींचतान के मैसेज को लेकर कितनी सावधानी कांग्रेस बरत रही है, इस पर नजर होगी ना आपकी। आज जो फोटो ट्वीट हुई हैं उनको देखा होगा आपने, अशोक गहलोत, सचिन पायलट साथ में दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत उनके साथ में बैठे हुए हैं। और आपके यहाँ से जिस दिन से इलेक्शनियरिंग शुरू हुई है इन दोनों उपचुनाव की, उस दिन से खबरें ये आती हैं, गुलाब चंद कटारिया जी ने इस पर वीटो कर दिया, गुलाब चंद कटारिया जी ने उस पर वीटो कर दिया, अमुक प्रत्याशी फला से मिला, अमुक प्रत्याशी फला से मिला, 2 दिन पहले पैम्फलेट छपवा लिए, बैनर छपवा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, और आखिरकार जो तस्वीर सामने आई है वो चिंतित करने वाली है। तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि गुटबाजी को लेकर और खींचतान की खबरों के कम से कम बाहर आने को लेकर आप उतने चिंतित नहीं है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है? देखिए, चुनाव की घोषणा होने के साथ ही दोनों विधानसभा के उपचुनाव के लिए हमारी चुनाव संचालन समितियों का गठन हो गया, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री आदि जो वहाँ के प्रभावी नेता हैं वो सब उसमें शामिल हैं जी। और पूरे चुनाव की जो संचालन है वो लोग करेंगे। चाहे कोई अगर बागी खड़ा हुआ है उसको चाहे बैठाने का कार्य हो, उसको समझाने का काम हो, और चाहे किस प्रकार से वहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है, किस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट के लिए जो करता है, उसकी जो सारी प्रक्रिया है वो सारी की सारी हमारी चुनाव की जो संचालन समिति है वो करती है। उसमें हमारा प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन रहता है, राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन रहता है, और ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें कहीं कोई राजनीतिक रूप से हम लोग ऐसे परिपक्व नहीं है कि हमको इस कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर। हमारा बहुत ज्यादा ध्यान हमारा उम्मीदवार जीते और हमारा जो मतदाता है वो मतदान के लिए बाहर आए, हमारे लिए सब में ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये बात है संगीता गर्ग जी। लेकिन ये बात भी है, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये जो मेल मिलाप की तस्वीरें हैं, इस तरह की तस्वीरें जब भी कोई चुनाव होते हैं, जब भी कोई इस तरह का आयोजन होता है, जब आपको एकता दिखानी होती है तो एकता दिखा दी जाती है, उसके बाद में थोड़े दिन बाद फिर वही खबरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के द्वारा बनाया हुआ एक परसेप्शन। अरे भाई, मीडिया ने तो हमारे सर में रिसोर्ट बुक नहीं करवाए थे संगीता गर्ग जी, आप जानते हैं इस बात को। वो जो घटनाक्रम था वो भारतीय जनता पार्टी के और मीडिया वाले एमएलए बनकर एमएलए का रूप धरकर तो बाइट दे नहीं देते हैं। आपके एमएलए है ना जो बाइट देते हैं। मैं जेपी जी आपको यही कह रही हूँ कि वो भी सारा घटनाक्रम, मैं तो ये कहूँगी पूरे प्रदेश ने नहीं, मीडिया नहीं, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये चाहा कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई, कर्नाटक में गिरा दी गई,
अन्य जगहों पर गिरा दी गई तो राजस्थान में भी गिरा देंगे। और राजस्थान में भी इस तरह उनको, हमारे ही नेताओं को, हमारे ही विधायकों को आप सहूलियत दे रहे हो, उनको ठहरने की जगह दे रहे हो, तो ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आगे प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, प्रदेश के राजेंद्र राठौड़ जी को, गुलाब चंद कटारिया जी को, सतीश पूनिया जी को, इन तमाम नेताओं को मुंह की खानी पड़ी। तो पूरे देश ने ये घटनाक्रम भी देखा। और जो उसका ना केवल मैं ये कह रही हूँ, गजेंद्र शेखावत जी की तो ऑडियो भी बाहर आई थी, और भी अन्य नेता इसमें शामिल थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो तारीफ करते कि कोरोना में राजस्थान से बेहतर काम किसी ने किया ही नहीं। और निश्चित रूप से कोरोना में जो काम राजस्थान में हुआ, ना केवल देश अपितु विदेशों में भी सराहना हुई कि राजस्थान में कोरोना से बेहतर कहीं काम नहीं हुआ। आज टीकाकरण में भी राजस्थान सबसे अव्वल है। तो इतने जो काम है वो ये आरोप लगाते हैं कि साहब कोरोना में आप क्वारंटाइन। ठीक है मैडम, समय हो गया है। देखिए, ये जो आपके राजनीतिक मुद्दे और आपसी अदावत, आपकी जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, और ये जो चुनाव जो होना है, परिवार है, बाप बेटे का रिश्ता है, ये केवल कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, आपकी और भाजपा की तो है ना मैडम, उसके संदर्भ में बोल रहा हूँ। अब बात यह है कि इसके साथ साथ महेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल रह गया कि ये जो पिछले दिनों में मामला उछला था राजस्थान में, आदिवासी और हिंदू, चूंकि ये जो बेल्ट है वो पूरी वही बेल्ट आती है, इस मुद्दे का भी ये लिटमस टेस्ट होगा, ऐसा भी माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। डेनमार्क में एक डेयरडेविल के खतरनाक